हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो आज मोस्ट प्रोबेबली आपका लास्ट लेक्चर होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली ही केमिकल बॉन्डिंग का, है ना। केमिकल बॉन्डिंग का होना चाहिए लास्ट लेक्चर, और कल आपका कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। आइए, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर हमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस कर रखे थे बॉन्ड पैरामीटर वाले, और मैंने आपको बताया था कि लास्ट का बॉन्ड पैरामीटर आपके पास बचा हुआ है बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंगल आपके पास 4 पॉइंट में कवर था कल। बॉन्ड लेंथ भी कवर था। बॉन्ड लेंथ के लिए कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, बॉन्ड लेंथ में बस आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाना होता है। बॉन्ड एनर्जी कैसे देखते हैं, देखो आपके पास ये और पता होगा, फिर भी आप लिख लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, डबल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। और बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी तो इसको बॉन्ड एनर्जी कह दिया जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बॉन्ड ऑर्डर की और बॉन्ड एनर्जी सब आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी, तो जो स्ट्रांग होगा वही स्टेबल होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर आपसे कोई पूछ ले लेंथ, तो अगर स्ट्रांग है तो छोटा बॉन्ड बना रहा होगा, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो अभी तक आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो सीख ही लिया है। दो तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, एक आपके पास एमओटी की मदद से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए O2 N2 B2 C2 के लिए, और एक आपके पास सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा से अगर रेजोनेंस कर रहा हो मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा और उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ आ जाएगा। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखेंगे। क्वेश्चन था, मान लो आपके पास एक O2 मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल O3 है। आपको इसमें हम मुझे कंपेयर करके बताना है बॉन्ड लेंथ, व्हाट विल बी द बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ जब भी देगा आपको तो बोलेगा कौन से बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, तो OO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है। कंपैरिजन ऑफ OO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है। तो आइए अब इसमें समझते हैं। O2 में आप देखोगे तो O2 के आपके पास हमेशा प्योर डबल बॉन्ड दिख रहा होगा O2 में, लेकिन O3 के अंदर जब आप देखेंगे तो O3 में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है। O3 में पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है क्योंकि यहां पे रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस कैसे हो रहा है, पाई सिग्मा और इसका लोन पेयर दिख रहा होगा, तो रेजोनेंस कर रहा है। तो यहां पे कंप्लीट डबल बॉन्ड है और यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। कंप्लीट डबल बॉन्ड छोटा होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड उससे बड़ा होता है। तो अगर आपसे बॉन्ड लेंथ कोई पूछ ले तो O3 का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा और O2 का बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट डबल बॉन्ड छोटा होता है और डबल बॉन्ड जब पार्शियल की तरफ जाता है तो उससे बड़ा हो जाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता तो और बड़ा हो जाता। जैसे इसी क्वेश्चन में अब मैं आपको O2 है और आपके पास O2 माइनस है, O2 है, O2 माइनस है, O2 माइनस 2 है, फिर आपके सामने O2 प्लस है और O2 प्लस 2 है। इसमें आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। पहले इन तीनों में कंपेयर करिए और फिर O2 प्लस और O2 प्लस 2 में जाएंगे। पहले इन तीनों में कंपेयर करिए। बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ क्या आप बॉन्ड ऑर्डर से निकाल के करेंगे? भाई यहां पे बॉन्ड लेंथ कैसे निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है 16, 16 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2। इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है 17, 17 वाले का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.5। इसमें कितना हो रहा है 18, 18 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड 1 हो जाता है। तो बॉन्ड लेंथ क्या बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो मैं बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दूंगा और आपके पास जवाब पता चला जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ बता दी किसका होने वाला है। यहां पे सबसे
O2 माइनस 2 का सबसे ज्यादा होगा, है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। सिमिलरली आपके पास O2 माइनस आ जाएगा और फिर आपके पास O2 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया, आपके पास ये आ गया। अब O2 माइनस को ही बेटा एग्जामिनर ऐसे लिख के देगा KO2, O2 माइनस को ही एग्जामिनर KO2 लिख के देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आराम से हो जाएगा, KO2 कर दीजिए। अब मैंने एक इसमें आपके पास दोनों को मिक्स करके एक सवाल बनाया था कि O2 है, O2 माइनस भी है, O2 माइनस 2 भी है, फिर आपके पास H2O2 भी है और O3 भी है। O3 को पहले लिख लो और फिर H2O2 भी है। H2O2 का स्ट्रक्चर हालांकि बाद में आएगा ऑक्सीजन फैमिली में, बट फिर भी आप H2O2 का स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे अभी से। H2O2 जो होता है वो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है, ये H ऐसा बॉन्ड बना रहा होता है, ये H ऐसा बॉन्ड बना रहा होता है, और ये जो है ये खुली किताब की तरह ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है। दिस एक्ट्स लाइक अ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। H2O2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो H2O2 में जो ऑक्सीजन बॉन्ड है क्या वो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है। दूसरा, सिंगल बॉन्ड से भी ये बड़ा होगा, रीजन क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन का लोन पेयर आपस में रिपेल कर रहा होगा। सिंगल बॉन्ड है तो बड़ा है ही, पर वैसे भी बड़ा होगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पे लोन पेयर है, तो ये सिंगल बॉन्ड से भी बड़ा हो जाएगा। तो H2O2 जो होता है ना वो सबसे ज्यादा बड़ा बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि एक तो सिंगल बॉन्ड है, साथ में आपके पास दोनों ऑक्सीजन में लोन पेयर का रिपल्सन हो रहा है, तो एक तो वो हो गया सबसे बड़ा। क्या उसके बाद O2 माइनस 2 आ जाएगा? O2 माइनस 2 क्यों आएगा? क्योंकि इसका भी तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये भी तो सिंगल बॉन्ड है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, O2 माइनस 2 का सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। लेकिन इस वाले सिंगल बॉन्ड में क्या रिपल्सन हो रहा है? तो रिपल्सन होने से क्या दूर हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। उसके बाद O2 माइनस 2 के बाद कौन सा आ जाएगा? O2 माइनस आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? O2 आ जाएगा। O2 नहीं आएगा। फिर क्या इससे बड़ा O3 हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, और फिर सबसे छोटा क्या हो जाएगा? O2। तो कल यही तो बताया था। तो H2O2 सबसे बड़ा हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन जो आपके पास आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, मान लो आपके पास H2O2 और F2O2 दिया हुआ है, H2O2 भी दिया हुआ है और F2O2 भी दिया हुआ है। व्हाट विल बी द बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो जब आप H2O2 बनाओगे तो OO में H और H बॉन्ड बना रहा है ऐसे, और F2O2 में F और F बॉन्ड बन रहा है ऐसे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड और लेंथ कंपेयर करना है। देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन भी कर रहा है, यहां भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और रिपल्सन भी कर रहा है आपस में। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? तो क्या ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कम कर दिया? इसने भी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कम हो गया तो रिपल्सन कम हो गया। हाइड्रोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन उल्टा दे देगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, तो इस दोनों के पास क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो क्या रिपल्सन भी बढ़ गया? तो यहां पे रिपल्सन बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, यहां पे उतना रिपल्सन नहीं हो रहा है, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। तो H2O2 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू F2O2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन इंक्रीजेस। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन इंक्रीजेस, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली रिपल्सन आपके पास बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया यानी कि रिपल्सन आपके पास बढ़ गया, सिंपल कहानी। तो ये कल आपके पास बॉन्ड लेंथ के कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे, एक रिकैप दे दिया, कल आपको डाउट आ रहे थे मन में। अब आपके पास आता है बॉन्ड एनर्जी निकालने के क्वेश्चन कि किसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, उसको कहते हैं हम लोग बॉन्ड एनर्जी। ये आपने लिख लिया है, इसको लिखना नहीं है दोबारा, आपका ऑलरेडी हो चुका है। जैसे मान लो आपके पास ये वाला बॉन्ड, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 3। अब इन 3 क्वेश्चन में आपको बॉन्ड एनर्जी बताना है।
किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, या फिर ऐसा समझो कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या 1s और 2p का बॉन्ड बना हुआ है, यहां पे 1s और 3p का बॉन्ड बना हुआ है, हियर 1s और 4p का बॉन्ड बना हुआ है, और यहां पे 1s और 5p का बॉन्ड बना हुआ है। क्या जैसे ऐसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा होता है ओवरलैप कमजोर हो रहा है, ओवरलैप कमजोर हो रहा है तो बॉन्ड वीक हो रहा है। तो अगर मुझसे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो छोटे साइज वाले एटम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, छोटे साइज वाले एटम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं तो आसानी से टूटेगा नहीं, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगा। जैसे CF, CCl, CBr, CI। ऑब्वियसली फ्लोरीन छोटा है तो ये ओवरलैप अच्छा करेगा। ए स्मॉल साइज एटम स्ट्रॉन्ग ओवरलैप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। CH4, SiH4, GeH4, SnH4। ए स्मॉल साइज एटम, देखो यहां पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, ए स्मॉल साइज एटम होगा तो वो ओवरलैप अच्छा करेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो सिंपली सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन जो आता है उसमें यही होता है कि एटम के साइज से देखना होता है। ए स्मॉल साइज एटम होगा, ए स्मॉल साइज एटम स्ट्रॉन्ग ओवरलैप करता है, और स्ट्रॉन्ग ओवरलैप कर रहा है तो बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना दे रहा है, और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हाई बॉन्ड एनर्जी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो आपके पास बच्चे हाई बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही होने वाला है। जितना छोटा साइज होगा उतना ही अच्छा ओवरलैप होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जैसे इसी टाइप में ये वाले क्वेश्चन देख लो, कार्बन कार्बन और सिलिकॉन सिलिकॉन की बात करते हैं। तो देखो क्या कार्बन 2p का है और ये भी कार्बन 2p का है, लेकिन ये वाला देखो क्या 3p 3p है। साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो ओवरलैप कमजोर है, और साइज छोटा है तो ओवरलैप अच्छा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इसमें देखो NN और PP में कॉन्सेप्चुअली यही होना चाहिए, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज ऐसा होता है, बट ये रॉन्ग है, ऐसा होता है। क्यों ऐसा सोचिए। अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे इसमें लोन पेयर नहीं आ रहे थे, यहां पे जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों एटम पे लोन पेयर है, अब दोनों एटम पे लोन पेयर है, छोटा साइज है, लोन पेयर है, तो क्या आपस में रिपल्सन करेंगे, ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो क्या इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, और बॉन्ड लेंथ बढ़ गया यानी कि बॉन्ड वीक हो गया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फास्फोरस फास्फोरस में स्मॉल साइज वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा, क्योंकि दोनों एटम पे लोन पेयर आ गया। जैसे ही दोनों एटम पे लोन पेयर आया तो स्मॉल साइज वाला नहीं लगाना। स्मॉल साइज कब लगाना है, या तो लोन पेयर ना हो या किसी एक के पास लोन पेयर हो। जैसे ही दोनों एटम पे लोन पेयर आया, क्या लोन पेयर रिपल्सन लग जाएगा, लोन पेयर रिपल्सन लगेगा तो वो जो बीच वाला बॉन्ड है वो वीक हो गया, वो आसानी से टूट सकता है। यहां पे लोन पेयर रिपल्सन हो गया, बॉन्ड वीक हो गया, आसानी से टूट जाएगा, और ये आसानी से नहीं टूटेगा। रिपल्सन यहां भी है, आप ध्यान दो, तो फास्फोरस के पास भी लोन पेयर होता है, बट नाइट्रोजन क्या है, स्मॉल साइज है, और स्मॉल साइज है तो इसके लोन पेयर पास पास में रहेंगे, लेकिन फास्फोरस क्या बड़ा साइज है, और फास्फोरस अगर बड़ा साइज है तो इसका लोन पेयर क्या दूर दूर हो जाएगा, तो इसका लोन पेयर पास पास में है, रिपल्सन हाई है, इसका लोन पेयर दूर दूर है, रिपल्सन कमजोर है, रिपल्सन उतना नहीं हो रहा है। चलिए सिमिलरली कॉन्सेप्ट आप लगाइए ऑक्सीजन और सल्फर में। ऑक्सीजन और फास्फोरस में किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ऑक्सीजन को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी भाई। ऑक्सीजन स्मॉल साइज हुआ ना, और स्मॉल साइज हो गया तो क्या आपके पास लोन पेयर आपस में जबरदस्त रिपल्सन करेगा। सल्फर में स्मॉल साइज नहीं है तो लोन पेयर दूर दूर हो गया, लोन पेयर दूर दूर हो गया तो उतना रिपल्सन नहीं करेगा। तो क्या जैसा NN में चल रहा है वैसा ही O में चलेगा। सिमिलरली यहां पे FF और CL में क्या सेम कॉन्सेप्ट है। यहां भी देखो दोनों एटम पे जब लोन पेयर आ जाए तो स्मॉल साइज वाले रिपल्सन ज्यादा करने की वजह से बॉन्ड वीक, यहां पे भी रिपल्सन होगा, बट चूंकि लोन पेयर दूर है तो उतना बॉन्ड वीक नहीं होगा, तो CL का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू FF। इसी में से निकल के आता है जैसे मान लो ये वाला कॉन्सेप्ट है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, FF बॉन्ड है। कार्बन का सबसे ज्यादा होगा,
क्योंकि ये बॉन्ड हाईली स्ट्रांग है, क्योंकि कोई भी रिपल्सन नहीं लग रहा, कोई रिपल्सन नहीं लग रहा। कार्बन कार्बन का बॉन्ड हाईली स्टेबल, हाईली स्ट्रांग बॉन्ड होता है। अब बताओ, एन एन है, ओ ओ है, एफ एफ है, एन एन का ज्यादा होगा, क्यों भाई? जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हो, देखो ध्यान से, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हो, क्या साइज कम हो रहा है? और साइज कम होगा तो रिपल्सन और ज्यादा हो जाएगा। साइज कम होने से लोन पेयर और पास आ गए, और लोन पेयर और पास आ गए तो रिपल्सन बढ़ गया। तो लेफ्ट से राइट जाने पर रिपल्सन बढ़ रहा है, बॉन्ड वीक हो रहा है। तो सी सी के बाद क्या आ जाएगा? एन एन, फिर क्या आ जाएगा? ओ ओ, और फिर क्या आ जाएगा? एफ एफ। सिंपल। कार्बन वाले में रिपल्सन लग ही नहीं रहा था, वो तो हाईली स्टेबल है, बाकी तीनों में रिपल्सन लग रहा है। अब जब दोनों एटम पे रिपल्सन लगने लगे तो क्या देखना होता है? देखो, सबसे छोटा साइज, सबसे छोटा साइज में रिपल्सन ज्यादा है, रिपल्सन ज्यादा है तो बॉन्ड वीक हो गया। इसमें देखो, सिलिकॉन सिलिकॉन है, फास्फोरस फास्फोरस है, सल्फर सल्फर है, क्लोरीन क्लोरीन है। क्या कार्बन फैमिली में कोई लोन पेयर नहीं होता है? अगर कार्बन फैमिली में लोन पेयर नहीं होगा तो सबसे स्ट्रांग होगा, तो सिलिकॉन सिलिकॉन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्या इनमें सब में लोन पेयर है? यहां भी एक लोन पेयर है, यहां पे दो दो लोन पेयर होता है, और इस केस में बेटा तीन तीन लोन पेयर होता है हेलोजन के केस में। तो क्या लेफ्ट से राइट जाने पे साइज फिर से कम हो रहा है? और लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम हो रहा है, और साइज कम यानी कि पास पास आएगा, लोन पे रिपल्सन करेगा। यहां पे रिपल्सन उतना नहीं होगा, तो फास्फोरस फास्फोरस जो है बॉन्ड स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू सल्फर, एज कंपेयर टू क्लोरीन। सिंपल कहानी है। F2Cl2Br2I2 याद करना है, एक्सेप्शनल ऑर्डर है। Cl2 का सबसे ज्यादा होता है, देन Br2 का, देन F2 का, और सबसे कम I2 का। ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है, आपको याद ही करना है। फ्लोरीन बहुत ज्यादा छोटा साइज है, फ्लोरीन जो है सबसे छोटा साइज एकदम राइट साइड में है। अब जब बहुत छोटा साइज है तो क्या उसमें ज्यादा रिपल्सन लगेगा? लोन पेयर पास आ गए, लोन पेयर पास आ गए तो आपके पास रिपल्सन ज्यादा लगेगा, इसलिए वो ब्रोमीन से भी कम बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। तो F2 बेटा थर्ड नंबर पे आ जाता है, वो याद ही करना है। F2Cl2Br2I2 में याद करना होता है। दिस इज द बॉन्ड एनर्जी का। अब ये बहुत बार आपको दिखेगा PYQ टेस्ट और NCERT में, तो इसको फटाफट से इसको छाप लो जल्दी से। बॉन्ड एनर्जी में बस आपको वही देखना है, बॉन्ड स्ट्रांग कौन बन रहा है, वीक कौन बन रहा है। ये तो लिख लिया था, इसके बाद से करना है लास्ट वाला लिखना है। बताऊं, H2O2 ही तो सबसे स्ट्रांग बताया था। सिंगल बॉन्ड है ना, कल भी वही बताया था। सिंगल बॉन्ड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पार्शियल डबल बॉन्ड, और फिर कंप्लीट डबल बॉन्ड, कल भी वही था। चलो नेक्स्ट, O2 माइनस। चलिए मैं सोचता हूं अभी ये करिए पहले। आपके पास मैंने ये क्वेश्चन आपके पास ये था, H2O2, O2, O2 माइनस, O3, यही था और कुछ था? यही था ना, चार क्वेश्चन। हाँ इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, 1.5 हो गया, और O3 में पार्शियल डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है H2O2 का, फिर आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड सबसे छोटा होता है O2 का, फिर O2 माइनस और O3 में ये 1.5 है, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड है रेजोनेंस वाला, और यहां पे आ गया 1.5 वाला। O2 से बड़ा होगा O2 माइनस, और इससे बड़ा होगा O3, पार्शियल डबल बॉन्ड O2 माइनस और O3 में ना। अगर मान लो आपके पास 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है तो MOT कैसे बनाओगे? बाकी लोग लिख लो। ठीक है, आपके पास वो वाला जो कल वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें करेक्शन करके ये वाला लिख लीजिए। ये वाला कल वाला जो क्वेश्चन है उसमें करेक्शन करके ये वाला लिख लीजिए।
एक्चुअली जब हम O2 माइनस बना रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल करता है तो और दूर दूर करेगा, इसलिए नेक्स्ट। चलो आगे बढ़ो, इस वाले में हो गए तीनों क्वेश्चन। आपके एग्जाम में या तो सारे एमओटी के क्वेश्चंस आएंगे या तो सारे पार्शियल डबल बॉन्ड के क्वेश्चन आएंगे, वो तो मैंने कराने के लिए मिक्स क्वेश्चन करा दिया है, बट आपके एग्जाम में सेपरेट आते हैं। आप में भी सेक्शन बी स्क्रैप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 200%। अब आपका कट ऑफ का थोड़ा सा परेशानी कम होगा। जेई मेंस में सेक्शन बी हट गया, पता चला है? नहीं पता चला है तो पता कर लीजिए। यूट्यूब नहीं देखते हो क्या तुम लोग? हमारा ही देखे थे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही व्यूज बढ़ाया करो, अच्छा लगता है ना? सुनो सुनो सुनो, एक्चुअली जेई मेंस के लिए वो आया है सेक्शन बी। कोविड की वजह से सेक्शन बी को लाया गया था ताकि आपको सहूलियत रहे, ठीक है? कोविड में सिलेबस चेंज भी हुआ था तो कंफ्यूजन था, तो सिलेबस चेंज हुआ तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस वजह से उन्होंने सेक्शन बी का कॉन्सेप्ट लाया था। और जिस दिन नीट में आया था ना सेक्शन बी, उसके अगले दिन जेई में आया था, तो दोनों सेम डे पे सेक्शन बी आया था दोनों एग्जाम में। और जिस दिन नीट में सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसके 2 दिन बाद सिलेबस रिड्यूस हुआ था जेई में। तो दोनों का कंडक्टिंग बॉडी एक ही है, एनटीए है ना? दोनों अगर लीक होता है तो दोनों होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो चेंजेस लास्ट ईयर जेई में हुए थे वही नीट में हुए थे। इस बार भी जो बदलाव होगा जेई में वो भी नीट में आएगा। तो जेई का एग्जाम उसमें आ जाता है जनवरी में, 14-15 जनवरी से उनका एग्जाम हो जाता है, इसलिए उनका नोटिफिकेशन 2 महीने पहले आ गया। आपका एग्जाम है मई में, तो आपको फरवरी में बताएंगे, है ना? बट उन्होंने क्या लॉजिक दिया है कि कोविड-19 की वजह से सेक्शन बी आया था, अब यूएनओ का मानना है कि कोविड-19 खत्म हो गया है तो हम वापस से सेक्शन बी को खत्म कर रहे हैं। तो कोविड तो आपके लिए भी खत्म ही है, ऐसा थोड़ी है कि जेई वालों के लिए कोविड खत्म हो गया, नीट वाले अभी भी कोविड में झेल रहे हैं। 20 मिनट्स भी हटेगा फॉर श्योर। टाइमिंग सब 3 घंटे का कर दिया गया है। ऑब्वियसली जब आपको ऑप्शन चूज करना है, देखना है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना है, तो 20 मिनट मिला था। हमारे चाहने से थोड़ी हो जाएगा। आप कह रहे हो नो सर ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई उन्होंने सिंपल कहा है कि कोविड के पहले जैसा एग्जाम होता था हम वैसा ही एग्जाम कराएंगे, बस उनका एक मानना ही है, मान लो, ठीक है? अब तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे उनको क्या मतलब आ रहा है। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर टाइमिंग के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था। बेटा कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं उसमें सीधा लिखा हुआ है कि कोविड से पहले जैसा एग्जाम होता था हम वैसे ही कराएंगे, ठीक है? तो कोविड से पहले का एग्जाम आपको पता ही है, लेवल अच्छा होता था, ठीक है? तो लेवल अच्छा, अब उन्होंने हिंट दे दिया है, बाकी तो आप समझदार हो ही। और दूसरा को पेपर थोड़ा अच्छा ही आएगा, राइट? बी प्रिपेयर फॉर इट, पेपर अच्छा ही आएगा, क्योंकि कट ऑफ यार 650 किसी को उम्मीद नहीं थी, ठीक है? तो इस वजह से स्कूल वाले अच्छा कर जा रहे हैं यार नीट में, थोड़ा सा तो अब ध्यान देना पड़ेगा, बट अच्छा है, उससे आप लोगों का फायदा हो जाता है, कोचिंग वालों का फायदा हो जाता है जब भी पेपर अच्छा बनता है। तो मैं तो चाहता हूं ऐसा पेपर बने जैसे 10-20 नंबर कट ऑफ आए, हो ही ना पाए। दो नंबर फिजिक्स में, 2 नंबर केमिस्ट्री में, 2 नंबर बायो, ऐसा कुछ करके आ रहा हो। 2 नंबर उसके लिए, आधा ओएमआर भरने के लिए, सर्कल आधा भरा है। पेपर है बेटा, मजाक थोड़ी है, इसलिए लास्ट ईयर थोड़ा मजाक बन गया था पेपर का। एक तो पेपर का लेवल आसान, उसके ऊपर से वो सब सब्जेक्ट हटा दिए। आपको लगता है उसके हटने से उस पे फर्क पड़ेगा कट ऑफ पे? लॉजिकली सोच के देखो, उसके हटने से कट ऑफ पे फर्क पड़ना चाहिए, पड़ेगा। रीजन ये है कि एक स्टूडेंट को 100% टॉपिक्स पे कमांड करना मुश्किल होता है। तो अब आपके पास 45 ही है और सारे टॉपिक्स तो आपको आएंगे नहीं, ये भी मैं भी मान के चलता हूं।
तो इस, और या तो आप छोड़ोगे या तो आप गलत करोगे। तो जब आप छोड़ोगे गलत करोगे तो आपका कट ऑफ हमेशा नीचे ही जाता है। और अभी क्या था कि एक चैप्टर नहीं आ रहा, दूसरे चैप्टर का सवाल कर लिया, या दूसरा नहीं आ रहा, तीसरे चैप्टर का सवाल कर लिया, है ना, तो आपके नंबर बढ़ जाते थे, लेकिन आपके साथ साथ बाकियों को भी बढ़ रहे थे, तो कट ऑफ बढ़ गया था। तो अब ज्यादा होगा, टाइम भी अब कम होगा, राइट। तो थोड़ा सा टाइम का स्कार्सिटी, थोड़ा सा हड़बड़ी वाला स्कार्सिटी, वो सब मिला जुला के 30-40 नंबर आपका कट ऑफ वापस से 610 615 आ जाएगा। दैट्स गुड थिंग। हेडिंग डालोगे डाइपोल मोमेंट, इसके बाद हेडिंग डालोगे डाइपोल मोमेंट। हाँ, क्या देगा? ग्रेस मार्क्स। ये सारी चीजें कोविड से पहले नहीं होती थी अब भी नहीं होगा। तुम लोग सोचते हो मन में कि यार फिर से एक बार कोविड आ जाता, मजा ही आ जाता है ना, थोड़ा और सिलेबस कम हो जाता। बेटा अब सिलेबस कम नहीं होगा, ये भी बता दूं। आप लोग फटाफट से वो क्रैक करके अपना मेडिकल कॉलेज में जाओ। नेक्स्ट ईयर फ्यू टॉपिक्स एंड फ्यू चैप्टर्स विल बी एडेड। समझ रहे हो ना? कोविड की वजह से हटाया गया था रद्दी चैप्टर्स को, तो कुछ चैप्टर्स अच्छे डाले भी तो जाएंगे। तो जनरली टेक्नोलॉजी बेस्ड चैप्टर्स जो हैं, उम्मीद ऐसा लगाया जा रहा है कि उनकी कमेटी जो बनी है मीटिंग्स में, उन वो सब डिसाइड कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड चैप्टर्स को आपको डाला जाए। जैसे स्क्रू गेज वगैरह पढ़ते हो, उस टाइप के टॉपिक्स डाले जाएंगे। तो सोचो कितना वाहियात टॉपिक है, और सब में डाले जाएंगे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी। केमिस्ट्री में मेडिसिन से रिलेटेड टॉपिक्स को डालने की बात हो रही है कि जो आप फार्मा पढ़ते हो वहां जाके उसकी टॉपिक्स को, यहां था ना एक चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इतना वाहियात चैप्टर होता था। उसी टाइप के चैप्टर्स की डालने की चर्चा चल रही है, और 5 6 7 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट मिला के डालने की उम्मीद चल रही है। तो इसलिए इस बार नहीं, ऑब्वियसली इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा। और चुनाव का अगला साल है, ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर चुनाव था, चुनाव का अगला साल इज ऑलवेज डिफिकल्ट, दिस इज हिस्ट्री रहा है। चुनाव के अगले 2 साल खूब डिफिकल्ट पेपर आता है, और चुनाव के साल उतना ही आसान आता है। तो लास्ट ईयर वो था ना यार, इलेक्शन था ना, पूरे नेशन वाइज था। तो बिहार में चुनाव से एनटीए को फर्क नहीं पड़ता। पता लगे तुम्हारे वार्ड का चुनाव हो रहा है, अब एनटीए पेपर थोड़ी उसका देख लेगा। चलो, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से आप क्या निकालोगे कंपाउंड्स के अंदर? ध्यान से देखिएगा, डाइपोल में ये जो डाई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2। आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, डाई का मतलब 2, और पोल का मतलब होता है बेटा चार्ज। पोल का मतलब होता है चार्ज। तो किसी भी कंपाउंड में चार्ज है या नहीं है, वो पोलर है या नहीं है, ये बताता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट सिंपली बताता है किसी भी कंपाउंड में प्लस और माइनस चार्ज है या नहीं, 2 चार्ज है या नहीं, बस इतना बताता है। तो डाइपोल मोमेंट का रोल आपके लाइफ में इतना ही है कि कंपाउंड के अंदर चार्ज है या नहीं ये बता देगा वो। कंपाउंड के अंदर चार्ज है तो बोल देगा वो डाइपोल है, और कंपाउंड के अंदर चार्ज नहीं है तो बोल देगा डाइपोल नहीं है। तो सिंपली डाइपोल मोमेंट का सबसे पहला चीज ये आता है कि डाइपोल टेल्स अबाउट पोलैरिटी ऑफ अ कंपाउंड। डाइपोल जो है वो पोलैरिटी ऑफ अ कंपाउंड के बारे में बता, टेल्स अबाउट पोलैरिटी ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड की बेटा पोलैरिटी के बारे में बताता है। पोलैरिटी यानी कि चार्ज के बारे में बताता है। चार्ज का मतलब पोल्स, पोल्स का मतलब पोलैरिटी। तो इट टेल्स अबाउट पोलैरिटी ऑफ अ कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखेंगे चार्ज। पोलैरिटी ऑफ अ कंपाउंड का मतलब चार्ज ऑफ अ कंपाउंड। अगर चार्ज है तो कंपाउंड पोलर है, और अगर चार्ज नहीं है तो कंपाउंड पोलर नहीं है। तो इसका कुल मिला के ये समझ आया कि अगर आपके कंपाउंड में चार्ज है यानी कि कंपाउंड क्या हो गया आपके पास पोलर,
और कंपाउंड पोलर है, ये कैसे पता चलेगा? डाइपोल से। कंपाउंड आपके पास चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। कंपाउंड आपके पास अनचार्ज है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपके पास? नॉन पोलर। और कंपाउंड नॉन पोलर है तो बेटा डाइपोल वहां पे क्या हो जाएगा? जीरो। डाइपोल क्या हो जाएगा? जीरो। यहां पे डाइपोल क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। डाइपोल मोमेंट को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोला जाता है म्यू। डाइपोल मोमेंट को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोला जाता है म्यू। और म्यू जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, और म्यू जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट, जैसे मान लो आपके पास HCl का डाइपोल निकालना है, तो यहां पे चार्ज डेवलप हुआ डेल माइनस डेल प्लस। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं d। डाइपोल कैसे कैलकुलेट होता है फिर से देखिएगा। चार्ज लेते हैं, मैग्नीट्यूड देखो जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा, डेल माइनस डेल प्लस, तो जितना चार्ज प्लस में होगा उतना ही माइनस में होगा, तो किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं, तो ये हो जाता है Q इंटू डी। दिस इज हाउ डाइपोल इज कैलकुलेटेड। बट डाइपोल कैलकुलेट करने का आपके सिलेबस में क्वेश्चंस नहीं आते। आपके सिलेबस में वैल्यू नहीं पूछा जाएगा कि डाइपोल कितना आ रहा है, बस आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल इस फॉर्मूले से निकलता है Q इंटू डी से। चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो जाता है आपके पास डाइपोल। डाइपोल बेटा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको पता होगा कि इसमें वेक्टर एडिशन लगेगा। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? क्या आप पढ़ते हो कि अगर मान लो दो वेक्टर है तो म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, पढ़ते हो ना? तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा। एक और चीज पूछते हैं, मान लो बेटा थीटा आपका बढ़ रहा है तो कॉस थीटा कम होता है क्या? थीटा बढ़ने से साइन थीटा बढ़ता है, कॉस थीटा कम हो जाता है। और कॉस थीटा कम होगा तो क्या ये पूरी चीज कम हो जाएगी? और पूरी चीज कम हो जाएगी तो क्या म्यू कम हो जाएगा? तो थीटा के बढ़ने से म्यू कम हो जाता है। अब बताऊंगा सबका मतलब, अभी बताऊंगा। बस ये डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है, डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट होता है इट इज डी बाई। डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट होता है डी बाई। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा से निकलता है। थीटा बढ़ेगा म्यू कम हो जाएगा। म्यू कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला वाइज Q इंटू डी से निकालते हैं। यानी कि अगर चार्ज ज्यादा है तो क्या बेटे म्यू ज्यादा होगा? यहां पे देखो क्या, अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तो म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी। यस। अब देख लो, मान लो आपके पास डाइपोल जीरो है, म्यू जीरो का मतलब क्या बेटा? डाइपोल जीरो है। अगर डाइपोल जीरो का मतलब क्या मैं लिख दूं? चार्ज जीरो। और चार्ज जीरो का क्या मैं लिख दूं? नॉन पोलर होता है कंपाउंड। तो म्यू अगर जीरो आ जाए तो कंपाउंड नॉन पोलर हो जाएगा। उसी तरह अगर म्यू आपका जीरो नहीं आ रहा है, मतलब कोई वैल्यू आ रही है, अगर वैल्यू आ रही है तो म्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब डाइपोल जीरो नहीं है। डाइपोल जीरो नहीं है, डाइपोल का मतलब चार्ज होता है, इसका मतलब चार्ज जीरो नहीं है। और चार्ज जीरो नहीं है तो क्या ये कंपाउंड पोलर कहला देगा? पोलर कहलाएगा। बिल्कुल सही भाई, ये कंपाउंड पोलर कहलाएगा। तो ये आपके पास डाइपोल की थ्योरी है। बट डाइपोल, ये थ्योरी बस इतना लिख लीजिए, काम नहीं आएगा कहीं पे। बट लिख लीजिए, कहीं काम नहीं आता है, काम क्वेश्चन में कुछ और आता है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, बोर्ड पे ध्यान से देखना, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसल आउट ईच अदर। क्या आपने पढ़ा है? इक्वल वेक्टर और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को? बस इसी लाइन का हम इस्तेमाल करेंगे और फटाफट से इसको लिख लो। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर अगर होगा कैंसल आउट ईच अदर, इसी से हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बस इस लाइन से। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसल आउट ईच अदर, ये बेटा आप एल्कीन में भी पढ़ते हो, मतलब जीओसी का ही टॉपिक है। जीओसी में तो पढ़ते ही हो, एल्कीन में दोबारा पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग में तीसरी बार पढ़ रहे हो आप।
मैं एक मेथड बताऊंगा जिससे आप डाइपोल निकालोगे, सारे डाइपोल शॉर्ट ट्रिक से निकलते चले जाएंगे, किसी भी में भी दिमाग नहीं लगाना है, बस ये लास्ट लाइन का इस्तेमाल करेंगे डाइपोल का। फिजिक्स में भी तो पढ़ते होगे डाइपोल, पढ़ते हो ना, वहां पे शायद Q इंटू डी वाला फॉर्मूला लगता है ना, और ये लगता होगा ज्यादा से ज्यादा। कहां पढ़ते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आपका 11th पोर्शन खत्म हो गया, अब आपका 12th स्टार्ट होगा, मतलब ये इसके बाद, बॉन्डिंग के बाद, ठीक है। जैसे फिजिक्स में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद आया, बहुत देर आता है, दिसंबर में इलेक्ट्रो आता है आपके पास, नवंबर में आता है ना, बट हम लोग थोड़ा पहले करते हैं। तो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन आपका 12th का टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन चलेगा अच्छा खासा, 12 लेक्चर का टॉपिक होता है, समझ के पढ़ना है। उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक 3-4 लेक्चर का टॉपिक है, सॉल्ट फिर आपके पास 5-6 लेक्चर लगता है। तो ये आपके पास हार्डली, मेरा ऑफलाइन में दिसंबर में 10 दिसंबर तक के आसपास सारे ही फिनिश हो जाएंगे, चाहे मैं ऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक ले रहा हूं, हर जगह 10 दिसंबर का ही टारगेट है, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे यहां से कहीं और शिफ्ट होना है, कहीं और पढ़ाना है, तो इस वजह से वन शॉट नहीं भाई, मुझे और भी सेंटर्स पे पढ़ाने होते हैं, तो ये कर लीजिए, फिर दिल्ली विल्ली की तरफ जाना है, फिर वहां 3-4 महीने पढ़ा देंगे, फिर आ जाएंगे यहाँ पे। तो अपना फकीर आदमी है भाई, झोला उठा के चल देते हैं कहीं भी। तो मुझे 10 दिसंबर को कंप्लीट करना ही करना है। चलो, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसल आउट ईच अदर, ये हो गया है? नहीं हुआ है? चलो, अब एक बार क्वेश्चंस की तरफ देखना, बोर्ड पे सब लोग बोर्ड पे देखोगे। मान लो आपके पास CO2 कंपाउंड दिया गया है और पूछेगा कि CO2 पोलर है या नॉन पोलर है, ये आपको बताना है। एक कंपाउंड दिया गया है, फिर आपसे पूछा जा रहा है CO2 पोलर है या नॉन पोलर। तो जब भी पोलैरिटी की बात हो जाए, चार्ज की बात आ जाए, आपके दिमाग में डाइपोल चलना चाहिए। तो अब CO2 का ना स्ट्रक्चर बना दो। तो CO2 हमने पढ़ा हुआ है, sp हाइब्रिडाइजेशन CO2 कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहला काम हमने क्या किया? स्ट्रक्चर बना दिया। स्टेप 1 स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखो क्या 2 तरह के बॉन्ड दिख रहे हैं आपको यहां पे, एक ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, एक ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, 2 तरह के बॉन्ड दिख रहे हैं। तो 2 तरह के एरो डिनोट करना है। एरो मतलब वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन आएगा। एरो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ऐसे पॉइंटिंग टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रखना है। सिमिलरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो ड्रॉ करना है। सबसे पहला क्या किया? स्ट्रक्चर बनाया, जितने बॉन्ड हैं उतने एरो ड्रॉ कर दिया। एरो कैसे ड्रॉ करना है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ। अब क्या ये कार्बन ऑक्सीजन का डाइपोल है? इसको म्यू बोल दो। ये वाला भी कार्बन ऑक्सीजन का डाइपोल है, ये भी म्यू है, दोनों सेम है। क्या ये इक्वल है डाइपोल? दोनों म्यू है। क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में है? हाँ। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा? और म्यू 0 आ गया, यानी कि चार्ज क्या आ गया? 0 आ गया। और चार्ज 0 आ गया तो क्या नॉन पोलर बोल सकता हूं? सिंपल कहानी, नॉन पोलर है। तो आपको क्या करना है, फिर से सुनिए। स्ट्रक्चर बनाना है, जितने बॉन्ड है उतने एरो ड्रॉ करना है। एरो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तक जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल आउट ईच अदर। एक एग्जांपल और, मान लो आपके पास BCl3 आपके पास ऐसा दिया गया है, BCl3। अब कह रहा है कि पोलर है कि नहीं पोलर है, तो सबसे पहला स्टेप अगेन सेम, स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो BCl3 में मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, BCl-Cl-Cl। इसमें 3 बॉन्ड दिख रहे होंगे, BCl3 में 3 बॉन्ड दिख रहा है। अब 3 बॉन्ड दिख रहा है तो 3 एरो बनाना है। एरो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बनाना है। क्या यहां पे तीनों एरो सेम है? हाँ, क्योंकि तीनों बॉन्ड सेम है तो हर बॉन्ड का हर एरो सेम होगा। तो ये भी म्यू है, ये भी म्यू है और ये भी म्यू है, तीनों म्यू है, तीनों सेम है। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इस साइड होगा और क्या एक इस साइड पड़ा हुआ है? तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इससे कैंसिल आउट हो रहा है? तो इन दोनों का रिजल्टेंट इससे कैंसिल आउट हो रहा है। म्यू इज इक्वल टू 0
और क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। अब आपके मन में आएगा सर ये कैसे कैंसिल आउट होगा। सिंपल देखिए, इसका एक कंपोनेंट ले ऊपर की साइड, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, इसका परपेंडिकुलर वाला क्या कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर, इस वाले का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नीचे, क्या कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या ऐड हो जाएगा इस साइड, इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा। आप ऐसा सीधा सीधा समझो, उतना फिजिक्स नहीं लगाना है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या राइट हैंड साइड में होगा और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में है, कैंसिल कर देगा, राइट और लेफ्ट कैंसिल कर देगा, ज्यादा सोचना ही नहीं है। जैसे यहां पे आओ, BCl3 हो गया, जैसे मान लो NH3 की बात करते हैं। NH3 में नाइट्रोजन, सबसे पहला काम तो आपको स्ट्रक्चर बना देना है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने बना दिया और यहां पे आप देखोगे एक लोन पेयर बना दिया। क्या यहां पे 4 तरह का बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3 और ये लोन पेयर वाला चौथा। तो जितने बॉन्ड है उतने एरो ड्रॉ करना पड़ेगा, लेस से मोर की तरफ। तो लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो बना दिया, लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो बनाया, लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो बनाया। क्या तीनों एरो ऊपर की तरफ चले गए। क्या ये NH का एरो है, इसको मैं म्यू बोलता हूं, तो ये भी म्यू हो जाएगा, ये भी NH एरो है और ये भी NH का डाइपोल है, यानी कि म्यू हो जाएगा। लेकिन क्या वो लोन पेयर ऊपर है, अलग है वो भाई, ये तीनों तो NH वाले बॉन्ड है और ये वाला क्या अलग है, तो जो अलग है लोन पेयर की तरफ हमेशा एरो बनता है। जब भी लोन पेयर दिख जाए तो लोन पेयर की तरफ एरो बनाते हैं, तो ये म्यू डैश बोल सकता हूं इसको, क्योंकि वो म्यू नहीं है, वो म्यू डैश है। ये तीनों NH बॉन्ड है और वो लोन पेयर का बॉन्ड है, तो ये डाइपोल अलग है और वो डाइपोल अलग है, इसलिए उसको अलग से दिखाया म्यू डैश। अब देखो, क्या चारों डाइपोल एक ही डायरेक्शन में है, क्या चारों डाइपोल एक ही डायरेक्शन में है, क्या ये ऐड हो जाएगा, कैंसल आउट हो ही नहीं सकता। कैंसल तो तब होता जब अपोजिट डायरेक्शन में होता, तो ये कैंसल नहीं होगा। तो म्यू कैंसल नहीं हो रहा है, म्यू जीरो नहीं हो रहा है, और म्यू जीरो नहीं है यानी कि चार्ज जीरो नहीं, यानी कि क्या कंपाउंड पोलर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, जितने बॉन्ड है उतने एरो बनाना है, और सारे एरो अगर ऐड हो रहे हैं तो म्यू जीरो नहीं होगा। अगर एरो इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसल आउट हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए आपने, मान लो आपके सामने NO2+ ऐसा दिया गया है, NO2+ के बारे में। अब हमने NO2+ का स्ट्रक्चर कई बार देखा हुआ है। स्टेप नंबर 1 स्ट्रक्चर बनाइए, तो NO2+ क्या बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर बनता था, NO2+ sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर बन जाता था। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, यहां पे 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो लेस से मोर की तरफ एरो बन जाएगा। यहां इस बॉन्ड के लिए भी लेस से मोर की तरफ, ये भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डाइपोल है और ये भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डाइपोल, क्या इक्वल डाइपोल है, इक्वल डाइपोल है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कैंसिल आउट हो गया तो म्यू क्या लिख दूं, 0, और म्यू 0 हो गया तो नॉन पोलर। म्यू 0 है नॉन पोलर, म्यू 0 नहीं है इट इज पोलर। जैसे मान लो आपसे कोई कहे, मान लो आपसे कहने वाला है XeF2 के बारे में, XeF2, XeF2 का स्ट्रक्चर, तो देखो क्या यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन के साथ, 8 में से 2 सिग्मा बन गया, बचा कितना, 6 का मतलब 3 लोन पेयर, तो 2 + 3 5 हो गया, 5 का मतलब क्या होता है, sp3d। अब हमने आपके पास पढ़ाया हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बेटा, इक्विटोरियल पे, सॉरी एक्सियल पे डालते हैं, और लोन पेयर और पाई बॉन्ड हो तो क्या बेटा हमेशा वो इक्विटोरियल पे आता है, तो XeF2 का स्ट्रक्चर यही हो जाता है। अच्छा, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 5, जितने बॉन्ड दिख रहे हैं उतने एरो बनाना है। तो क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो बनाया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो बनाया, क्या ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों आपस में बेटे कैंसिल आउट हो गए। अब देखो, क्या ये भी कैंसिल आउट होगा, होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखना। क्या एरो हमेशा लोन पेयर की तरफ बनाते हैं, ये वाला एरो हमेशा लोन पेयर की तरफ बनाते हैं, ये वाला एरो हमेशा लोन पेयर की तरफ बनाते हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और ये हमेशा राइट साइड में पड़ा हुआ है, तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोनों डाइपोल बेटा कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, म्यू 0 यानी कि नॉन पोलर। स्ट्रक्चर बनाना है, एरो बनाना है, कैंसिल हो रहा है तो नॉन पोलर, कैंसिल नहीं हो रहा है तो पोलर। जैसे मान लो आपके सामने BeCl2 की बात करेंगे, BeCl2, BeCl2 का स्ट्रक्चर क्या बेटा, लीनियर हमने पढ़ा हुआ है, sp हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा बॉन्ड, क्या 2 बॉन्ड दिख रहा है, तो जितने बॉन्ड है उतने एरो बनाने हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बनाना होता है। ये भी BeCl का डाइपोल है, ये भी BeCl का डाइपोल है, इक्वल डाइपोल है, अपोजिट भी है, तो म्यू क्या हो जाएगा, 0।
क्या हो जाएगा ये? नॉन पोलर। म्यू 0 हो जाएगा, नॉन पोलर भी इसी है। तो चलिए इस वाले को कर लो, फिर आप लास्ट में XeO3 का खुद करो। NO2 प्लस है वो। क्या ये गलत है? कोऑर्डिनेट क्यों नहीं हो सकता ये बताओ। वही होगा, वही होगा। भाई नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है या 4 बॉन्ड तक बना सकता है, तो आप ये बना लो, या NO2 में आपके पास N डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहां पे प्लस डाल दो, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा 4 ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 2 4 2 6, इस वाले में आप 6 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो आप NO2 प्लस वो बना सकते, दोनों बना सकते हो, दोनों में से कोई भी ठीक है, बट सही कह रहे हो कि ये वाला ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है, तो ये वाला भी बना सकते हो। बट हमेशा NO2 से NO2 प्लस बनाया करो, नॉट ऑलवेज कि आप डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड हमेशा थर्ड पीरियड में लगाया जाता है, ठीक है, बट ठीक है, दोनों ही सही है। चलो फटाफट करो इसको सब लोग। म्यू 0 होगा तो नॉन पोलर, नहीं होगा तो पोलर। और आपको इसमें कंपोनेंट मत सोच लेना कि कितना एंगल है, साइन थीटा कॉस थीटा, वो सब सोचोगे गड़बड़ हो जाएगा, उतना सोचना ही नहीं है, फिजिक्स इतना लगाना नहीं है आपको। सिंपल देखो, अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है तो सही है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बन रहा है कैंसल आउट नहीं होगा। XeO3 की बात करोगे तो XeO3 में डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा, डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा, और डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा, और एक लोन पेयर यहां बनेगा। XeO3 का स्ट्रक्चर आपके पास बताया हुआ है। यहां पे 4 तरह के बॉन्ड दिख रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। यहां पे देखो, क्या ये वाला डाइपोल ऊपर की तरफ बनेगा? क्या ये कैंसल आउट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जेनॉन ऑक्सीजन का डाइपोल है, ये जेनॉन ऑक्सीजन का डाइपोल है, और ये लोन पेयर का डाइपोल है। अपोजिट तो है बट इक्वल नहीं, अपोजिट है बट इक्वल नहीं है, कैंसल आउट नहीं हुआ। म्यू क्या हो गया? नॉन जीरो। म्यू नॉन जीरो का मतलब पोलर। स्ट्रक्चर बनाना है, हर बॉन्ड के लिए एरो ड्रॉ करना है। अगर इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर आ रहे हैं तो म्यू 0, अगर इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर नहीं आ रहा है तो म्यू नॉन जीरो। हो गया यहां तक? यार वो वाला बोर्ड अच्छा होता था, मार्कर बोर्ड। ये जब से ये बोर्ड आया है ना, बड़ा घटिया हो गया। स्लेट पे नहीं पढ़ा है तुमको? मार्कर बोर्ड में स्टार्ट होता था, वहां से टीचर स्टार्ट करता था पढ़ाना, वहां तक खत्म करता था, आप लोग लिखते रहो। बट अब स्मार्ट हो गया है क्लास, स्मार्ट क्लासरूम बोलते हैं इसको। पहले अच्छा होता था, बच्चा भी आलस करता है कि नहीं PDF से पढ़ लेंगे। पहले तो हम बड़ा स्ट्रिक्ट था पढ़ाने में, क्लास से पहले चेक होती थी होमवर्क, क्लास से पहले सब कुछ। अब यहाँ आके कहते बच्चों पे जुर्म नहीं करना चाहिए, कहा ठीक है छोड़ देते। छोड़ो छोड़ो, तुम्हें भी क्या याद रखोगे तुम लोग। होमवर्क में अपना ही नहीं चेक करता था, सबका चेक करता था, फिजिक्स का भी चेक करता था। चलो नेक्स्ट। जैसे मान लो आपके पास, अभी मान लो ये वाला क्वेश्चन दे दिया, अब इसमें है ही एक बॉन्ड, अब क्या करोगे? अब इसमें है ही एक बॉन्ड है, सारे क्वेश्चन में एक एक बॉन्ड ही दिया हुआ है। कह रहे कंपेयर द
डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला भी तो पढ़ाया था कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। यहां की जहां चार्ज ज्यादा होगा वहां डाइपोल ज्यादा होगा, सिंपल कहानी। तो चार्ज कहां ज्यादा होगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास चार्ज ज्यादा होगा, डाइपोल ज्यादा होगा, सिंपल कहानी। यहां पे देख लो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास चार्ज ज्यादा होगा, डाइपोल ज्यादा होगा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास चार्ज ज्यादा होगा, डाइपोल ज्यादा होगा। तो यहां पे अगर मान लो ये नहीं पूछेगी पोलर नॉन पोलर, ये पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट कंपेयर करके बताओ, तो सिंपल चार्ज ज्यादा डाइपोल ज्यादा, आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बताओ, फाइंड वेदर कंपाउंड इज पोलर और नॉन पोलर। क्या ये वाले कंपाउंड्स पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर है। फाइंड वेदर द कंपाउंड इज पोलर या नॉन पोलर। अरे भाई यहां पे है ही एक बॉन्ड, यहां पे है ही एक बॉन्ड, कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, और कैंसिल नहीं करेगा। इसलिए तो आपको पढ़ाया भी था बेटा O2 में, क्या ये पैरामैग्नेटिक आ रहा था MOT के अंदर? पैरामैग्नेटिक है, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, समझ में आया? खैर यहां पे एक ही बॉन्ड है, यहां पे म्यू कैंसल आउट नहीं होगा, और म्यू कैंसल आउट नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपके पास? इट इज पोलर। जहां जहां म्यू कैंसल आउट हो रहा हो वहां पे नॉन पोलर होगा। यहां पे तो एक ही बॉन्ड है, इसको कोई कैंसिल ही नहीं कर पा रहा है, तो दीज आर पोलर। जैसे ये वाले कंपाउंड्स देखो, HF HCl HBr NI, आपको दिख भी रहा होगा यार पोलैरिटी में, HF में क्या आपके पास यहां पे डेल माइनस नजर आया, यहां पे डेल प्लस नजर आया, चार्ज दिख रहा है ना, एक ही बॉन्ड है, इसको कोई कैंसिल आउट करने वाला नहीं है। सिमिलरली HCl बॉन्ड में भी आपको पोलैरिटी नजर आ रही होगी, डेल माइनस और डेल प्लस, यहां भी आपके पास डेल माइनस और डेल प्लस, सिमिलरली यहां भी आपके पास डेल माइनस और डेल प्लस। NO में भी देखो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, CO में भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लेस, इसका स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है। NO में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है, और नाइट्रोजन एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। CO में भी बता रखा है कि डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, आप इसको डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस लिख सकते हो, एक एक लोन पेयर दोनों पे होता है, तो माइनस प्लस दिख रहा है आपको वहां पे। यहां पे भी आपके पास माइनस और प्लस दिख रहा है, HBr में डेल माइनस और डेल प्लस, यहां पे भी आपके पास HI में डेल माइनस और डेल प्लस। तो जहां पे चार्जेस दिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास? दीज आर पोलर। जहां पे पोलैरिटी दिख जाए वहां पे पोलर कंपाउंड हो गया। जैसे ये वाले क्वेश्चन में आओ, BeH2, क्या अभी अभी हमने BeH2 के बारे में किया हुआ है? सबसे पहले क्या करना है? स्ट्रक्चर, और आपको क्या करना है? दो बॉन्ड आ गया तो दो बॉन्ड है तो दो एरो बना दोगे। क्या बेटा इक्वल डाइपोल है? दोनों BeH का बॉन्ड डाइपोल है, इक्वल डाइपोल है, और अपोजिट डायरेक्शन में म्यू क्या हो गया? जीरो। जीरो हो गया तो क्या हो गया? नॉन पोलर। BeCl2 क्या सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा BeCl2 का? क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दोनों की तरफ चला जाएगा? दोनों इक्वल डाइपोल हैं, म्यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्या होगा ये? नॉन पोलर। CO2 में भी अभी अभी किया था, क्या C डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो आ रहा है, स्ट्रक्चर बनाओ, एरो बना दिया, क्या इक्वल एरो है, अपोजिट साइड में है, तो म्यू कैंसल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। CS2 की बात करो तो ऑक्सीजन की बजाय सल्फर ही तो किया हुआ है, नया चेंज थोड़ी है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इक्वल डाइपोल, अपोजिट डायरेक्शन, म्यू जीरो, नॉन पोलर। एन पोलर का मतलब नॉन पोलर। HgCl2 कैसा भी आप कर सकते हो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ देखो, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इक्वल डाइपोल, अपोजिट है तो क्या कैंसल आउट हो जाएगा? नॉन पोलर। इक्वल डाइपोल है, कैंसल आउट हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है, हर बॉन्ड के लिए एरो ड्रॉ करना है। अगर एरो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो नॉन, मतलब कैंसल आउट हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, सिंपल कहानी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपके पास ये टाइप का क्वेश्चन आए, देख लो BF3 BCl3 BBr3 Bi3, ये चारों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, हैलोजन ही तो बस बदल रहा है, इसमें कोई भी एक बना लो। मान लो BBr3 बना लेता हूं, इनमें मैं BBr3 बना लेता हूं। देखो बोरोन, यहां पे ब्रोमीन है, यहां ब्रोमीन है, और यहां ब्रोमीन। सबसे पहला कंपाउंड स्ट्रक्चर बना लिया। क्या स्ट्रक्चर बनाने के बाद
हर बॉन्ड के लिए एक अलग अलग एरो बनाओगे। क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस साइड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नीचे है, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट लेफ्ट में आएगा और ये राइट में पड़ा हुआ है, तो क्या म्यू कैंसिल आउट हो गया? म्यू कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया? ये नॉन पोलर। सिंपल। आगे वाले स्ट्रक्चर में देख लो। SO3 की बात करोगे तो SO3 स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। SO3 स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। क्या इसका डाइपोल ऊपर, इन दोनों का डाइपोल नीचे, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे और वो ऊपर पड़ा हुआ है, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया। म्यू जीरो मतलब नॉन पोलर। AlCl3 में भी सेम होगा। एल्युमिनियम है, यहां Cl है, यहां Cl है, यहां Cl है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या इसका डाइपोल, इसका डाइपोल, इसका डाइपोल, इन दोनों लेफ्ट वाले का रिजल्टेंट लेफ्ट में आएगा और वो राइट में पड़ा हुआ है, तो म्यू क्या हो गया? 0। क्या हो गया? नॉन पोलर। वह नहीं हुआ। स्ट्रक्चर बनाना है, एरो ड्रॉ करना है और आपके पास इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसल आउट ईच अदर। जैसे मान लो इस तरह के क्वेश्चन आए, CH4 CCl4 SiCl4, CH4 बनाते हैं सबसे पहले, मीथेन। क्या CH4 का स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ कर दिया हमने? क्या पोलर है कि नॉन पोलर है? देख लेते हैं पोलर है कि नॉन पोलर है। आ जाओ। क्या हर बॉन्ड के लिए डाइपोल ड्रॉ करना है लेस से मोर की तरफ? ये वाला लेस से मोर की तरफ, लेस से मोर की तरफ और लेस से मोर की तरफ। देखो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या ऊपर की तरफ होगा और ऊपर से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर और वो नीचे आ रहा है, क्या इक्वल एंड अपोजिट हो रहा है? इक्वल एंड अपोजिट और म्यू जीरो यानी कि नॉन पोलर। तो मीथेन जो आप पढ़ते हो वो नॉन पोलर कंपाउंड होता है। मीथेन जो आप पढ़ते हो दैट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। CCl4 की बात करोगे, इसीलिए मीथेन में बेटा होमोलिटिक क्लीवेज होता है। मीथेन जब रिएक्शंस पढ़ोगे या पढ़े हैं तो वहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है, वो चार्ज नहीं बनाता मीथेन। समझ में आया? नेक्स्ट CCl4 की बात करते हैं। CCl4 में क्या आपके पास 4 बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे होगा और ऊपर पड़ा हुआ है, तो क्या कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया। म्यू जीरो यानी कि नॉन। SiCl4 सेम कॉन्सेप्ट है, CCl4 का भाई SiCl4 हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चर बनाओ, हर बॉन्ड के लिए एरो ड्रॉ करो, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल आउट ईच अदर। सिंपल। जैसे ये वाला आप देख लो, PF5 PCl5 PBr5 PI5, कोई एक बना लो। PCl5 बना लेते हैं, PCl5 बना लेते हैं तो सबसे पहले इक्विटोरियल पे 3 Cl रख दिया और बाकी के 2 Cl हमने एक्सियल पे रख दिया। एक्सियल वाले तो दिख गए कैंसिल आउट होते हुए, ये एरो ऊपर और ये एरो नीचे, क्या ये कैंसिल आउट हो गया? इक्विटोरियल वाले देखो, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट लेफ्ट में आएगा और राइट में पड़ा हुआ है, तो क्या हर तरफ से म्यू कैंसिल हो रहा है और म्यू कैंसिल हो रहा है? नॉन पोलर। स्ट्रक्चर बनाइए, हर बॉन्ड के लिए एरो ड्रॉ करिए, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल आउट ईच अदर। जैसे मान लो ये वाला है SF6। SF6 आपको पता है ऑक्टाहेड्रल होता है, SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है। तो मैंने क्या किया, सल्फर यहां बनाया, फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन को हमने यहां रख दिया, 4 फ्लोरीन को यहां रख दिया, तो देखो SF4 तो हमने आसानी से बना दिया, और एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। क्या यही SF6 होता है ऑक्टाहेड्रल? क्या ऊपर और नीचे वाले कैंसिल आउट हो गए भाई? एक्सियल वाले ये दोनों देखो, क्या कैंसिल आउट हो गया? लेफ्ट वाला डायगोनल क्या राइट वाले डायगोनल को कैंसिल किया है? ये वाला डायगोनल क्या इसके अपोजिट वाले को कैंसिल किया है? कैंसिल हो गया, सारे तरफ से कैंसिल हो गया। क्या हो गया? म्यू इक्वल टू 0। क्या हो गया? ये नॉन पोलर। सिंपल है। मान लो IF6+ बनाना है, IF6+ भी आपके पास वही होता है, 4 फ्लोरीन जो है वो एज इट इज बन जाएगा। IF6 है तो 2 फ्लोरीन ऊपर और नीचे की तरफ आ जाएगा। क्या यहां भी कैंसिल आउट हो रहा है? देख लो, अगर ये वाला इसको कैंसिल आउट कर रहा है ना, इसका डाइपोल इसके डाइपोल को कैंसिल आउट कर रहा है। सिमिलरली ये वाला इसको कैंसिल आउट कर रहा है क्योंकि इसका डाइपोल इधर है, इसका डाइपोल इधर है। सिमिलरली ये वाला कैंसिल आउट कर रहा है, इसका डाइपोल इधर है और इसका डाइपोल इधर है। तो ये बेटा म्यू 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया।
ठीक है, आपको बॉन्ड बनाना है, हर बॉन्ड के लिए एरो ड्रॉ करना है, और एरो ड्रॉ करोगे क्या हो जाएगा, वो नॉन पोलर। जैसे ये देखो आपके पास IF7 जब आप बनाओगे तो IF7 में क्या पेंटागोनल बनता है, पेंटागोनल, और आपके सामने बाई पिरामिडल। ये F यहां जाएगा, ये F यहां जाएगा, ये F यहां जाएगा, और ये F यहां जाएगा, और ये F ऐसा चला जाएगा। IF7 में सोच के बताओ क्या ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। नॉन पोलर या पोलर, कैंसल आउट होगा नहीं होगा, हो जाएगा। देखो कैसे, ये वाला डाइपोल इस वाले डाइपोल को तो कैंसिल कर दिया, ऊपर नीचे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट लेफ्ट में आएगा और इन तीनों का रिजल्टेंट राइट में जाएगा, तो क्या रिजल्टेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, म्यू क्या हो गया, 0, नॉन पोलर। ठीक है ना। आप इसमें फिजिक्स सोचोगे कि सर 72 डिग्री ये डिग्री वो डिग्री, गलत, उतना नहीं सोचना है। इन दोनों का रिजल्टेंट लेफ्ट, इन तीनों का रिजल्टेंट राइट, कैंसल आउट ईच अदर। जैसे XeF7 प्लस, सेम क्वेश्चन हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, दो फ्लोरीन, तो ये आपस में कैंसल आउट कर लिए। इन दोनों का रिजल्टेंट, लेफ्ट वाले दोनों फ्लोरीन का रिजल्टेंट लेफ्ट में आएगा, और राइट वाले तीनों फ्लोरीन का रिजल्टेंट क्या बेटे राइट में जा रहा है, तो क्या ये कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, अच्छे तरह से हो जाएंगे। ये देखो ये वाला और ये वाला कैंसल आउट हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट लेफ्ट साइड में आएगा, इन तीनों का रिजल्टेंट राइट हैंड साइड में आएगा। तो दोनों का रिजल्टेंट लेफ्ट में, इन तीनों का रिजल्टेंट राइट में, म्यू क्या हो गया आपके पास, 0, और क्या होगा ये नॉन पोलर। जेनॉन पे है ना वो, Xe पे प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, दैट्स इट। प्लस चार्ज क्या दिखा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, दैट्स इट। तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, हर बॉन्ड के लिए रो ड्रॉ करना है, और यही शॉर्ट ट्रिक से सारे हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप घुसोगे दूसरे वाले मेथड में तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल है, आप देख लो XeF4 में आप बनाने जाओ तो क्या 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा होगा, 8 में से 4 सिग्मा बन गया, बचा 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर। 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, क्या बेटा ऑक्टाहेड्रल नजर आ रहा है, 4 और 2 6, 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल हो रहा है। अब देखो 4 फ्लोरीन को चारों कॉर्नर पर रख दो, और एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, क्या पोलर होगा नॉन पोलर होगा, देखो कैसे, क्या ये वाला डाइपोल इस वाले डाइपोल को कैंसिल कर देगा, ये वाला फ्लोरीन इस वाले फ्लोरीन को कैंसिल कर रहा है, ये वाला फ्लोरीन इस वाले फ्लोरीन को कैंसिल कर रहा है, तो क्या म्यू 0 हो रहा है और नॉन पोलर हो रहा है, म्यू 0 है नॉन पोलर। XeF6 की एक बार बात कर लेते हैं, क्या यहां पे 6 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा होगा, और 8 में से 6 सिग्मा बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर आ गया, 6 + 1 7, 7 का मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल में सबसे पहले देखो क्या ये पेंटागन बन जाएगा आपके पास, क्या ये पेंटागन बनेगा। XeF6 में यहां पे 5 फ्लोरीन तो ऐसे रख दो, एक फ्लोरीन आपने ऐसे रख दिया, और एक लोन पेयर आपने ऐसे रख दिया, तो XeF6 में 5 फ्लोरीन आ गया और एक लोन पेयर। XeF6 में 6 फ्लोरीन आ गया और एक लोन पेयर आ गया। क्या इस बार ये पोलर हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर है, और लोन पेयर जब भी कंपाउंड में एक लोन पेयर दिख जाए नॉन पोलर। क्यों, क्योंकि इस लोन पेयर को कैंसिल आउट करने के लिए लोन पेयर ही चाहिए, तो अगर कंपाउंड में एक लोन पेयर आ जाए दैट मींस दैट इज पोलर कंपाउंड, दिस इज पोलर, म्यू 0 नहीं होगा, लोन पेयर कैंसिल आउट नहीं होगा। नोट में लिख दोगे कि कंपाउंड हैविंग 1 लोन पेयर, कंपाउंड जिसके पास एक लोन पेयर हो, इट इज ऑलवेज पोलर। क्योंकि अगर एक लोन पेयर आया तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए दूसरा लोन पेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर नहीं आया दूसरा लोन पेयर तो पोलर मतलब कैंसिल आउट नहीं हुआ। किसी भी तरह के क्वेश्चंस आए, XeOF4 एक बार बनाते हैं, क्या फ्लोरीन के 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा होगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा एक पाई, तो क्या टोटल 5 सिग्मा बना है और एक पाई बन रहा होगा, तो टोटल 6 बॉन्ड बन गया, 8 में से 6 बॉन्ड बन गया, कितने बचे, 2 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर।
तो 5 सिग्मा एक लोन पेयर, क्या आपके पास ऑक्टाहेड्रल नजर आया? जेनॉन को बीचों बीच रख दो, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बना के रख दो, 4 फ्लोरीन है एज इट इज, चारों कॉर्नर पे रख दिया। क्या यहां पे एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड क्या हमेशा पोलर बोला जा सकता है? वन लोन पेयर है, वन लोन पेयर हमेशा पोलर हो जाएगा। देखो फ्लोरीन तो कैंसल आउट हो जाएगा, बट इधर ऑक्सीजन है इधर लोन पेयर है, इक्वल नहीं है। इधर ऑक्सीजन है इधर लोन पेयर है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो कैंसल आउट नहीं होगा। लोन पेयर को कैंसिल करने के लिए लोन पेयर ही चाहिए, ऑक्सीजन को कैंसिल करने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, इक्वल होना चाहिए तब जाके कैंसिल होगा। जैसे XeO F2 की बात करोगे, क्या 2 सिग्मा बॉन्ड यहां से नजर आ रहा है? 1 सिग्मा ऑक्सीजन में नजर आ रहा होगा, तो टोटल कितने हो गए? 3 सिग्मा। ऑक्सीजन ने एक पाई भी बनाया होगा, डबल बॉन्ड बनाता ऑक्सीजन, तो 3 1 4 बन गया। 8 में से 4 बन गया, बचे 4, मतलब 2 लोन पेयर। अब 2 लोन पेयर है, 3 और 2 5 बन रहा है। 5 का मतलब आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लोन पेयर क्या हमेशा इक्वेटोरियल पे आता है? ऑक्सीजन हमेशा यहां पे जाएगा और फ्लोरीन यहां पे चला जाएगा। XeO F2 यही वाला स्ट्रक्चर है। अब XeO F2 है, क्या यहां पे कैंसल आउट हो पाएगा? नहीं। एक्सियल वाले तो फ्लोरीन फिर भी कैंसल आउट हो रहा है, बट इक्वेटोरियल वाले नहीं कैंसल। और लोन पेयर के सामने लोन पेयर होना चाहिए तभी कैंसिल होगा, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन होना चाहिए तभी कैंसिल होगा। म्यू यहां पे कैंसिल नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है मतलब पोलर, सिंपली इट इज पोलर। तो यहां पे सारा गेम स्ट्रक्चर बनाने का है। स्ट्रक्चर बना लोगे तो आपके पास एरो बनाना तो बड़ा आसान है। XeO3F2 के बारे में बताओ। देखो क्या 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है फ्लोरीन के साथ, है ना? और ऑक्सीजन कितने बना रहा है? 6 बॉन्ड बना रहा है। 6 में से 3 सिग्मा और 3 पाई बना रहा होगा। 3 3 6 2 8, लोन पेयर है ही नहीं, 0 लोन पेयर आ रहा है। क्या 3 और 2 5 बन रहा है? 5 का मतलब क्या आपके पास बन जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। टोटल 5 सिग्मा बन रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऑक्सीजन बेटा हमेशा मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, और मल्टीपल बॉन्ड क्या हमेशा इक्वेटोरियल पे आता है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या बेटा एक्सियल पे आता है, तो XeO3F2। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन है, कैंसिल हो गया। फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन है, कैंसिल हो गया। और कैंसिल हो गया तो म्यू 0, यानी कि नॉन पोलर, यानी कि नॉन पोलर। इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। विच ऑफ 4-5 कंपाउंड दे देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। इसके बारे में बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर एंड विच इज नॉन पोलर। SO2 के बारे में, क्या SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है? एक लोन पेयर देखते ही क्या बोल देंगे? नॉन पोलर। अगर किसी कंपाउंड में एक लोन पेयर दिख जाए, नॉन पोलर, सॉरी पोलर। पोलर। यहां पे आ जाओ H2S में। H2S में क्या आपके सामने H2O जैसा है ये? यहां भी कैंसल आउट नहीं होगा, है ना। लोन पेयर के सामने लोन पेयर होना चाहिए, H के सामने H होना चाहिए, तो कैंसल आउट नहीं होगा, यानी कि क्या हो गया आपके पास? पोलर हो जाएगा, म्यू नॉन जीरो। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन करो। SF4। SF4 क्या 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है? यहां पे बोर्ड पे देखो सब लोग, 4 सिग्मा बन रहा है। 6 में से 4 सिग्मा बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 लोन पेयर। जैसे ही एक लोन पेयर बन गया, क्या ये पोलर हो जाएगा? स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं है, एक लोन पेयर देखो पोलर बोल दो। कंपाउंड कंटेनिंग 1 लोन पेयर इज ऑलवेज पोलर। SOF4 में क्या यहां पे 4 सिग्मा बन रहा है? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से 1 सिग्मा और 1 पाई बनाता है, तो 4 1 5 1 6 बन गया। सल्फर के 6 थे, 6 खत्म हो गए, लोन पेयर नहीं बचा, 0 लोन पेयर। 4 और 1 5 सिग्मा बन रहा है। 5 सिग्मा का मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता नहीं बनता है? अब 4 फ्लोरीन है, 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहां रखोगे? हमेशा इक्वेटोरियल पे। 4 फ्लोरीन है, मजबूरी में उसको इन चारों जगहों पे रखना पड़ेगा। मजबूरी में क्यों बोला? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हमेशा एक्सियल पे रखा जाता है, बट जगह नहीं है तो इक्वेटोरियल पे रख देंगे। क्या ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन है, कैंसल आउट होगा? क्या ये पोलर हो गया? सिंपल कहानी, दिस इज पोलर। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे टेस्ट वेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। गुड क्वेश्चन।
PCl3F2 और PF3Cl2। मैंने बेंट्स रूल आपको क्लास में कराया हुआ है। बेंट्स रूल क्या कहता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां जाएगा? इक्विटोरियल पे। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां जाएगा? एक्सियल पे। तो PCl3F2 Cl यहां पे जाएगा PCl3F2 और PF3Cl2 में, PF3Cl2 में तो PF3 करोगे तो इक्विटोरियल पे आपके पास F F F आ जाएगा और दोनों Cl को यहां रख देंगे। बेंट्स रूल के हिसाब से स्ट्रक्चर बन गया। ये नोट्स में है, अब देख लेना। अब देखो, क्या ये म्यू जीरो हो रहा है? Cl के सामने Cl, F के सामने F। क्या यहां पे कैंसल आउट हो रहा है? म्यू जीरो नॉन पोलर। लेकिन क्या वहां पे कैंसल होगा? Cl के सामने F आ गया, कैंसल नहीं होगा। म्यू क्या हो गया? नॉन जीरो। क्या हो गया? ये पोलर। कह रहा कंपेयर करिए, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है? तो पोलर है और ये नॉन पोलर है। इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, इसकी पोलैरिटी कम है। सिंपल है। आप वैसे भी इसमें दिमाग लगा के लोग आ जाते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां ज्यादा है, वो पोलर होगा। हालांकि वो गलत लॉजिक है, पर ठीक है, सोच सकते हो आप ऐसा। ठीक है बाला, पोलैरिटी लास्ट में आपको यही करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बना के आमने सामने देखना है। अगर इक्वल एटम्स हैं तो कैंसल आउट हो जाएगा, इक्वल एटम नहीं है तो आपके पास पोलर हो जाएगा। अगर कंपाउंड में एक लोन पेयर दिख गया, पोलर हो जाएगा हमेशा, ऑलवेज पोलर। ये वाला क्वेश्चन करो, BRF5। बताओ कि कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर है। देखो कैसे, पांच फ्लोरीन यानी कि 5 सिग्मा बन रहा होगा। 7 में से 5 सिग्मा बन गया, कितना बचा? एक लोन पे देखते ही पोलर बोल देना है। XeF5 माइनस, देखोगे 5 सिग्मा बन रहा है। XeF5 माइनस में 5 सिग्मा बन रहा है और 5 सिग्मा के बाद 5 बन गया तो 9 हो गया ना। Xe माइनस के पास 9 हो गया, 9 में से 5 बन गया 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगा। 5 और 2 कितना होता है? 7, 7 का मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या ये पोलर होगा कि नहीं होगा, एक बार देख के बताना। दोनों लोन पेयर को मैंने मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पर रख दिया। क्या 5 फ्लोरीन यहां पे आ जाएगा? क्या पांचों फ्लोरीन देखो आपस में कैंसिल कर रहे हैं और लोन पेयर आपस में कैंसिल कर रहा है, सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं। म्यू क्या हो गया? 0। क्या हो गया? ये नॉन पोलर। तब अब आपके लिए आसान है पोलैरिटी निकालना, डाइपोल निकालना आसान है। आपको बस स्ट्रक्चर में फंसोगे ज्यादा से ज्यादा। बता रहा हूं, NH3 और NF3 में ये प्रीवियस ईयर नीट है, प्रीवियस ईयर नीट है। इसमें करके देखते हैं किसका डाइपोल ज्यादा है, किसका डाइपोल कम है। तो देखो NH3 की बात करोगे तो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे लोन पेयर आ जाएगा। क्या एक लोन पेयर आ गया पोलर? सिमिलरली यहां भी पोलर, लेकिन कह रहा है दोनों पोलर है, ज्यादा पोलर कौन है? NH3। क्या ऐसा नहीं सोच रहे हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है पोलर, उसको होना चाहिए था? आइए देखते हैं। क्या यहां पे जब डाइपोल बनाओगे तो सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है? ऑल द डाइपोल आर इन वन डायरेक्शन। तो क्या सारे ऐड हो गए डाइपोल? यहां पे जाओगे तो इसका डाइपोल तो नीचे की तरफ है और लोन पेयर का डाइपोल ऊपर की तरफ है। तो क्या यहां पे डाइपोल सब्ट्रैक्ट हो रहा है? यहां पे डाइपोल ऐड हो रहा है, यहां पे डाइपोल सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो डाइपोल ऐड हो रहा है तो डाइपोल ज्यादा होगा। NH3 का डाइपोल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NF3। तो आप जो लॉजिक लगाओगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला मत लगाना, है ना, क्योंकि डाइपोल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिपेंड करता ही नहीं है। डाइपोल तो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर बनाइए, इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। यहां पे चारों वेक्टर जो है वो ऐड हो गए, ऑल 4 वेक्टर जो है वो ऐड हो जा रहे हैं। और यहां पे वेक्टर क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? वेक्टर ऐड होगा तो डाइपोल ज्यादा बनेगा, वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पे कम बनेगा। ठीक है, मान लो ये ऑर्गेनिक वाला, ये दोनों क्वेश्चन कराता हूं, पहले ऑर्गेनिक वाला करो, रटा हुआ है।
कि तुम लोगों के क्या हो जाता है अचानक से, अंदर से आत्मा जाग आती है क्या? बोर्ड पे देखो, क्या ये क्लोरीन है? शांत शांत, ये क्लोरीन है और ये sp2 कार्बन है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2? याद कराया हुआ होगा, sp2 कार्बन में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है? sp2 कार्बन, कुछ भी थोड़ी बोलना होता है। sp कार्बन होता है आपके पास 3.0, इसका होता है 2.75 और sp3 कार्बन का होता है 2.5। और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, क्लोरीन का 3। ठीक है, क्या 2.75 है, इसका 3 है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन हो गया। सिमिलरली यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला भी कार्बन। क्या यहां पे चारों वेक्टर ऐड हो रहे हैं? सिस में क्या चारों वेक्टर ऐड हो रहा है? और वेक्टर ऐड हो रहा है तो क्या इसका डाइपोल ज्यादा हो जाएगा? यहां पे आ जाओ, क्या ये इसको कैंसिल कर रहा है? देख लो, अपोजिट वेक्टर कैंसिल कर रहा है। सिमिलरली ये भी कैंसिल कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे जो ट्रांस है उसमें जो वेक्टर है वो कैंसिल हो रहा है, यानी कि क्या हो गया, ये नॉन पोलर। यहां पे वेक्टर कैंसिल नहीं हो रहा है, म्यू जीरो नहीं हो रहा है, क्या ये पोलर हो जाएगा? तो सिस इज पोलर, ट्रांस इज नॉन पोलर। बता रहा आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने पूछ लिया, बता रहे हैं उसको। अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन में, ये भी सिस ट्रांस ही है, बट इस वाले क्वेश्चन बताइए किसका पोलैरिटी ज्यादा होगा? बोर्ड पे ध्यान से देखना, क्या ये sp3 है sp2 है? तो sp2 की तरफ एरो बनेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। क्या यहां भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बनेगा? यहां भी आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ और यहां भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। लेकिन अगर मैं इसको म्यू बोलता हूं तो ये भी कार्बन कार्बन वाला है, म्यू होगा। ये कार्बन हाइड्रोजन है तो ये अलग डाइपोल है म्यू डैश, और ये बेटा अलग डाइपोल है म्यू डैश। यहां पे वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, देखो इन दोनों को ऐड करके ऊपर, उन दोनों को ऐड करके नीचे, क्या वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है? लेकिन यहां पे जब देखोगे तो क्या वेक्टर कैंसिल ही हो रहा है? क्या आमने सामने कैंसिल हो गया? यहां पे देखोगे तो आमने सामने ये भी कैंसिल हो गया, तो म्यू क्या हो गया यहां पे? 0। और यहां पे ये क्या हो गया? म्यू नॉन जीरो, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है। ऊपर वाला अलग डाइपोल है, नीचे वाला अलग डाइपोल है, तो म्यू ये क्या हो गया आपके पास? पोलर, और वो क्या हो गया? नॉन पोलर। चलो बोर्ड पे ध्यान से वापस इस पे देखो, इसके बारे में ध्यान से देखो। क्या यहां पे ये sp कार्बन दिख रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या म्यू 0 हो गया? यहां पे देखोगे क्या ऊपर और ये नीचे, क्या ये बेटा आपके पास म्यू 0 हो गया? और म्यू 0 हो गया तो पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर। ऊपर वाले में बताओ, ये वाले में बताओ, ये पोलर है कि नॉन पोलर है? CS3 sp3 है, पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर है। कैसे भाई, इतना एक्साइटेड हो गए हो तुम? देखो ध्यान से, क्या ये sp3 कार्बन है? sp3 कार्बन तो प्लेनर होता ही नहीं है, और प्लेनर नहीं होता है तो आप कैसे बोल सकते हो कि अपोजिट होगा? भाई ये तो प्लेनर होता ही नहीं है, sp3 कार्बन तो 2 बॉन्ड आगे निकला होता है, 1 बॉन्ड पीछे निकला होता है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि पोलर होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा? हाउ यू कैन कमेंट? देखो ध्यान से, ये जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं ना, कुछ इस तरह से होते हैं। ये स्टाइल मारने वाला क्वेश्चन है, आपके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन हो गया, ये जेई का क्वेश्चन हो गया, बट फिर भी देख लीजिए, आप भी स्टाइल मार देना बगल वाली कोचिंग को। देखो जरा बोर्ड पे ध्यान से, ये क्या होता है? ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, क्या सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन संभव है? तो यहां पे क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, इसके अराउंड फ्री रोटेशन होता रहता है। इसके अराउंड ये बॉन्ड जो है ऐसे फ्री रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है बॉन्ड। सिमिलरली ये वाला भी सिंगल बॉन्ड है, इसके अराउंड भी फ्री रोटेशन होता रहता है नीचे की तरफ। यहां पे कोनिकल मूवमेंट होता है बॉन्ड्स का। ये क्या होता है? ऐसे 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 कोनिकल मूवमेंट करता रहता है। सिमिलरली ये नीचे वाला ऐसे कोनिकल मूवमेंट करता रहता है। एक मूवमेंट आएगा जब इसके बॉन्ड और इसके बॉन्ड सामने सामने आएंगे,
एट वन मोमेंट ये बेटा सामने सामने आते हैं और नॉन पोलर हो जाता है, हमेशा नहीं, एट वन मोमेंट बेटा ये कैंसल आउट होकर नॉन पोलर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, म्यू जीरो नॉन पोलर एट वन मोमेंट, हमेशा नहीं, एट वन मोमेंट किसी भी एक समय पर बेटा ये क्या हो जाता है, नॉन पोलर। ऑलवेज नॉन पोलर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, ये sp3 होने की वजह से कोनिकल मूवमेंट कर रहा है। सिमिलरली ये वाला नीचे जाने पे कोनिकल मूवमेंट कर रहा है। एक समय आएगा मूवमेंट करते समय जब दोनों सामने सामने आते हैं। चलिए, ये आपको नहीं समझना है, आपके पास प्लेनर वाले सिलेबस में, sp2 और sp वाले सिलेबस में वो कैंसल आउट हो जाते हैं अपने आप ही। ठीक है, अब आपके पास हाँ ये वाला क्वेश्चन, मान लो आपके पास ऑर्थो दिया गया है, फिर मेटा दिया गया है, पैरा दिया गया है, किसका डाइपोल ज्यादा होगा, कंपेयर करना है एबीसी में। आपको यह पता है ऑर्थो में थीटा 60 डिग्री होता है, मेटा में पैरा 120 हो गया, और ये वाला थीटा 180 हो गया। अभी अभी मैंने जब शुरुआत किया था डाइपोल, वहां पे बताया था कि थीटा बढ़ेगा तो क्या म्यू कम हो जा रहा था, तो थीटा बढ़ने से म्यू कम हो जाएगा। ऑर्थो का सबसे ज्यादा होगा, देन मेटा एंड देन पैरा। अच्छा कैसे ये 60 डिग्री, कैसे कहां से दिख रहा है आपको 60 डिग्री? देखो एंगल हमेशा ना सेंटर पे देखते हैं, इन दोनों के बीच में यहां पे 60 डिग्री होता है। सिमिलरली एंगल हमेशा सेंटर पे देखा जाता है, तो ये 120 है, और यहां पे जो एंगल है ये 180 डिग्री यहां पे आ जाता है, दिस इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री पैरा में तो इनफैक्ट आप बोल सकते हो म्यू क्या हो जाएगा, 0। ये तो नॉन पोलर है। ठीक है, थीटा बढ़ेगा म्यू कम हो जाएगा। अब आ जाओ आपके पास ये 1 नंबर क्वेश्चन पे, बता रहा हूं ये वाला, ये वाला फिर से समझ लो इसको। कह रहा है फाइंड वेदर द कंपाउंड इज पोलर या नॉन पोलर। तो जब भी आपको पोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी देखनी होती है, तो देखो यहां पे एक बॉन्ड है, कोई वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा कि इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसल आउट ईच अदर, वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा। यहां पे एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, ये वाला लॉजिक आपके पास नहीं लगेगा कि इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसल आउट ईच अदर। तो अब आपको क्या देखना है, बॉन्ड की पोलैरिटी। जब भी सिंगल बॉन्ड हो तो आपको क्या देखना होता है, बॉन्ड की पोलैरिटी। यहां पे बॉन्ड क्या पोलर है, नहीं है ना, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना है यहां है, तो डेल्टा ई एन क्या हो गया, 0। क्या डेल्टा ई एन 0 यहां भी है, डेल्टा ई एन 0, डेल्टा ई एन 0। और अगर आपके चार्ज 0, डेल्टा ई एन नहीं आया तो क्या हो गया, चार्ज 0, और चार्ज 0 हो गया तो नॉन पोलर। एक बार पीछे की तरफ देखो, ये सेम क्वेश्चन यहां पे था, यहां पे डेल्टा ई एन 0 नहीं है, डेल्टा ई एन 0 नहीं है तो क्या आ गया, चार्ज आ गया कंपाउंड में, और कंपाउंड में चार्ज आ गया तो क्या हो जाएगा, पोलर कंपाउंड। सिंपल। और कोई था इसमें, नहीं, बाकी तो स्ट्रक्चर वाले आ गए थे। अगर सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो आपको पोलैरिटी देख लेना है, अगर डेल्टा ई एन 0 हो गया तो नॉन पोलर, डेल्टा ई एन 0 नहीं हुआ तो पोलर। दैट्स इट, ये आपके पास डाइपोल हो गया, फिनिश। ठीक है, अब आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्ड। पढ़ा दें? भाई मेरी 5:30 से ऑनलाइन क्लास होती है, मुझे भागना पड़ता है यहां से।